एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। और अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है एक मिनी सीरीज को जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऐसे टॉपिक बायोलॉजी के जो कि ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एडवांस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे इंसान के खून के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट बता देती हूँ। ब्लड, हम किसके ब्लड की बात कर रहे हैं? ह्यूमन ब्लड की हम बात करने वाले हैं। और ये ब्लड किन किन चीज से मिलकर के बना हुआ है ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए कि हम इंसान के अंदर दो टाइप का फ्लूइड होता है, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, अगली वीडियो में हम लिम्फ के बारे में पढ़ लेंगे। आज हम देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो ब्लड है वो है क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज इट कनेक्ट ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। हमारी बॉडी में ब्लड, हर जगह ब्लड आपको मिलेगा, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड होता है। तो ये ब्लड करता क्या है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। कनेक्टिव टिश्यूज का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये कनेक्ट करता है, हमारी बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। जैसे देखो, हमने फूड खाया है, हमने खाना खाया है, वो खाना हमारे स्टमक में गया है, इंटेस्टाइन में गया है, और लेकिन हमारे पूरे बॉडी में जितने भी सेल हैं उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फूड जो हमने खाया है वो तो हमारे स्टमक में या फिर हमारी इंटेस्टाइन में गया है, बाकी सेल के पास कैसे जाएगा? तो ये काम करता है हमारा खून, हमारा ब्लड। ऐसे ही हमें पता है कि हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो फूड हमने खाया है उससे एनर्जी बन सके। लेकिन ऑक्सीजन हम जब लेते हैं वो तो हमारे लंग्स में जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो हर एक सेल में होती है। अब वो हर एक सेल के पास कैसे जाएगा? वो हर एक सेल के पास ब्लड की हेल्प से ही जाता है। ऐसे ही हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगा? ये सारा ब्लड इस इम्प्योरिटी को उठा करके किडनी के पास लेके जाता है और किडनी फिर उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो ये सब चीजें जो है ब्लड ही हमारी बॉडी में कर रहा होता है। जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में भी हमारा ब्लड ही हेल्प करता है। ठीक है, अब जो ये क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू तो है, ऐसे ही हमारी बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। लेकिन बोन में और ब्लड में फर्क क्या है? जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज इसका जो एक्स्ट्रा सेल का मैट्रिक्स है वो फ्लूइड होता है, इस वजह से इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल होता है। हम जब एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो हमारे पास 3 लेयर फॉर्म होती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इन तीनों लेयर को हम बोलते हैं जर्म लेयर। इन लेयर का काम होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन फॉर्म हुए हैं वो सारे ऑर्गन इन्हीं लेयर ने फॉर्म किए हैं। कोई एंडोडर्म से फॉर्म हुआ है, कोई एक्टो से फॉर्म हुआ है, कोई मीजो से फॉर्म हुआ है। तो हमारी बॉडी में जो खून बह रहा है, जो खून जा रहा है, ब्लड जो है वो बना है मेसोडर्म जर्म लेयर से। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, एक्ट एज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ये हमारी बॉडी का मेन ऐसा फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये सारी बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी ब्लड के बारे में, मैंने आपको बता दी है। अब बात कर रहे हैं इसके कंपोनेंट की। ब्लड क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा क्या है? ये ब्लड का 55% जो हिस्सा है हमारे खून का वो प्लाज्मा होता है। बाकी 45% उसमें ये सेल होते हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। उसमें ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड सेल में RBC, WBC आएंगे। WBC में फिर आगे और फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें ग्रेनुलोसाइट होते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। ये सब क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अब जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो सेल्स के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये सेल नहीं होते, ये फ्रेगमेंट ऑफ सेल होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, इसलिए इनको अलग से रखा गया है।
तो हमारा ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा हमारे खून का 55% होता है, जबकि जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% होते हैं। उसमें ब्लड सेल्स आते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। ब्लड सेल फर्दर दो टाइप के हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी फर्दर दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हुए हैं। और ये जो प्लाज्मा होता है ये फ्लूइड नेचर का होता है और स्ट्रो कलर का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी जैसा है, थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीजें मिलती है जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने ब्लड देख लिया है क्या होता है, और बाकी हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। तो देखिए, जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड का 55% हिस्सा होता है, और प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर यानी पानी होता है। उसके अंदर कुछ प्रोटीन भी मिलते हैं 6 से 8%, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है। कुछ आयंस भी मिलते हैं जैसे 1% होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये होते हैं। कुछ गैसेस होती है जैसे कि O2 है, CO2 है। कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और लिपिड्स है। ऐसे ही हॉर्मोन्स भी होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया भी प्लाज्मा के अंदर ही होता है। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जैसे ही हमें कट लगता है तो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, खून बहना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो जो खून है बहना बंद कर देता है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड को क्लोट करवाते हैं, वो कुछ फैक्टर भी प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। तो हमारा प्लाज्मा ब्लड का 55% है, उसमें भी जो 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होते हैं, 1% आयंस होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ यूरिया होता है और कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हमारे खून के प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटीन दिया गया है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। तो देखिए, जो एल्ब्यूमिन है ये एक ऑस्मोटिक बैलेंसर की तरह काम करता है, यानी हमारे ब्लड में जो आयंस है, जो पानी है, वो बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है, इस चीज की जिम्मेदारी जो है एल्ब्यूमिन की होती है। मानो हमारे ब्लड में अगर सोडियम ज्यादा हो गया है तो सोडियम को बॉडी से बाहर निकालना है, ये काम एल्ब्यूमिन करता है। अगर हमारे ब्लड में पानी की कमी हो गई है, यानी हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी है, तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में भी पानी की कमी हो जाएगी। उस पानी की कमी को भी एल्ब्यूमिन ही देखता है, डिटेक्ट करता है और मेंटेन करता है। ऐसे ही जो ग्लोबुलिन है, इसमें 3 टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा बीटा है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और जो गामा होता है वो हेल्प करता है एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन में। ठीक है, जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती है वो हमारे ब्लड में ही होती है, प्लाज्मा में ही होती है, तो उसको हम गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं। ऐसे ही जो फिब्रिनोजन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जो है सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं और इनएक्टिव होते हैं। जैसे ब्लीडिंग होती है तो कुछ फैक्टर और जनरेट होते हैं जो आकर के फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करके ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। तो हमने देख लिया है इन सभी का काम क्या है। तो हमारे प्लाज्मा में जो है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, और जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको भी कंटेन करते हैं, और एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली है प्लाज्मा के बारे में। अब बात करेंगे कि जैसे ही क्लोटिंग होती है तो यहाँ पर ये जो फिब्रिनोजन हमने पढ़ा था ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। जैसे देखो यहाँ पर ये कैसे है, सोल्यूबल फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग होती है, उसको क्लोट करना होता है ब्लड को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, और यहाँ पर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे देखो, मानो यहाँ अगर कट लगा है और ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर एक ऐसी कवरिंग बन जाएगी। ये किसने बनाई है? ये बनाई है फिब्रिनोजन ने। ये जो फिब्रिनोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, जो कि अब इनसोल्यूबल हो गया है, ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ताकि ब्लड यहाँ से बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें फंस जाती हैं, जिस वजह से ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकलता है। अब देखो सीरम क्या होता है, यहीं पर एक टर्म आती है सीरम। सीरम क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। यदि हम ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और निकाल देते हैं फिब्रिनोजन को, तो उसको हम सीरम बोलते हैं। ठीक है,
अगर मैं अपने ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल देती हूँ तो ये क्या बचेगा? प्लाज्मा। कि भी हम पढ़ के आए हैं ब्लड किससे बना है? ब्लड बना है प्लाज्मा से प्लस ब्लड सेल से। ब्लड सेल कौन कौन से हैं? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो अगर ब्लड में से मैं ये सब चीज माइनस कर देती हूँ तो क्या बचेगा? प्लाज्मा। ठीक है, यदि प्लाज्मा में से मैं इसको भी माइनस कर देती हूँ फिब्रिनोजन को, जो कि ब्लड क्लोटिंग करवाता है, तो उसको सीरम बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब कभी भी हमें बुखार या फीवर होता है तो ब्लड टेस्टिंग की जाती है, ब्लड को हमारा निकाला जाता है, उसको टेस्ट करते हैं। तो जो भी ब्लड निकलता है सबसे पहले उसको सीरम में कन्वर्ट किया जाता है। सीरम में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमने क्या किया है, वहां से इन सबको निकाल लिया है और केवल ये पार्ट बचा है। अब इससे होता क्या है, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर रहेंगे तो वे खून का थक्का जमा देंगे, मतलब हमारा खून जम जाएगा। अगर खून जम गया है तो फिर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या दिक्कत है। तो इसलिए सबसे पहले जो ब्लड निकाला जाता है टेस्ट करने के लिए, उसको सीरम में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो जम ना जाए। ओके, तो आपने समझ लिया है कि सीरम क्या होता है। अब एक टर्म आती है यहीं पर, एंटी सीरम। मैं आपको बता देती हूँ एंटी सीरम क्या होता है। देखो, हमने देख लिया सीरम क्या है कि प्लाज्मा में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ क्लोटिंग फैक्टर को तो उसको मैं सीरम बोल रही हूँ। अगर हमारे इस सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि फाइट करते हैं एंटीजन से, जो बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको ट्रैप कर लेते हैं एंटीबॉडीज। वे एंटीबॉडीज भी हमारे प्लाज्मा में ही होते हैं। तो यदि सीरम है और सीरम के अंदर एंटीबॉडीज भी है तो उसको खाली एंटी सीरम बोल देते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल की। तो ब्लड बना है प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल से। प्लाज्मा क्या होता है हमने देख लिया है, अब बारी है ब्लड सेल को देखने की। तो देखिए, जो ब्लड सेल होते हैं वो फॉर्म कहाँ होते हैं? हमारी जो बोन होती है उस बोन में दो पार्ट होते हैं। यहाँ होता है येलो बोन मैरो और यहाँ एंड पर होता है रेड बोन मैरो। इस रेड बोन मैरो के अंदर कुछ सेल होते हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल, और उसका स्पेसिफिक नाम है हिमेटोपोइटिक सेल। अब ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर जितने भी सेल हैं उनको फॉर्म करते हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो खून है, जो ब्लड है, उसमें जितने भी सेल हैं वो सारे सेल जो है यहाँ रेड बोन मैरो में ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये बना करके हमारे ब्लड में भेज देते हैं। ठीक है, इसको भी अगर एक बार देखें तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं, जिसको हम HSC भी कहते हैं, ये बनाता है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। क्या बनाएगा? ये प्रोइरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा, जो आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाता है रेटिकुलोसाइट में, और फिर ये अल्टीमेटली बनाता है इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। और ये जो स्टेम सेल है ये एक और सेल बनाते हैं जिसका नाम है मेगाकैरियोब्लास्ट। मेगाकैरियोब्लास्ट, और ये जो मेगाकैरियोब्लास्ट है ये आगे बनाते हैं मेगाकैरियोसाइट, और मेगाकैरियोसाइट कन्वर्ट होते हैं थ्रोम्बोसाइट में यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स में। इसके बाद ये बनाते हैं मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट कन्वर्ट होते हैं प्रोमोनोसाइट में, और प्रोमोनोसाइट बनाते हैं मोनोसाइट। ये भी क्या है? ब्लड सेल ही है। इसके बाद मायोब्लास्ट बनाते हैं। मायोब्लास्ट आगे बनाते हैं मियोलोसाइट, और ये बनाते हैं आगे जाकर के न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स है, इसेनोफिल्स है। ऐसे ही ये लिम्फोब्लास्ट भी बनाते हैं, और लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होते हैं लिम्फोसाइट में, और लिम्फोसाइट बनाता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल और प्लाज्मा सेल। तो यहाँ पर ये सारे टाइप के सेल हमारे ब्लड के सेल हैं, यानी जो हमारे ब्लड में मिलते हैं, और ये सारे किसने बनाए हैं? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ने बनाए हैं। और ये सेल कहाँ होते हैं? हमारे बोन का जो रेड बोन मैरो वाला पार्ट होता है वहां पर ये HSC सेल होते हैं जो बाकी सारे सेल को फॉर्म करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो कि हमारे ब्लड का 45% हिस्सा है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी को, जिनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो होते हैं उनका नंबर एक बार हमें देखना पड़ेगा, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। इसका मतलब होता है 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि अगर हमारा खून
कितना लिया जाए, 100 ml लिया जाए, तो उसके अंदर 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, कहाँ फॉर्मेशन होती है, हमने देखा है कि यदि हम अपने एम्ब्रियोनिक फॉर्म में है तो यॉर्क सैक के अंदर बनते हैं आरबीसी। जब लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है तो बनते हैं लीवर में और स्प्लीन में, और जब हमारा बर्थ हो जाता है उसके बाद जो रेड बोन मैरो है वहां पर जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वहां से बनते हैं आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है, बाई कॉनकेव होती है, और ई न्यूक्लिएटेड होता है एंड विदाउट एनी सेल ऑर्गेनेलीज एट द मेच्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या है, सर्कुलर है और बाई कॉनकेव है। इस बात का क्या मतलब है, अच्छा आपने कैरम खेला है कभी, कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं तो कैरम की जो गिट्टी होती है वो देखा होगा आपने, वैसे तो सर्कुलर होती है ऐसे, लेकिन अगर आप अंदर से देखेंगे तो वो बाई कॉनकेव यानी अंदर से ऐसे होती है, ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे होती है। तो ऐसे ही हमारे आरबीसी भी होते हैं, यानी कि सर्कुलर तो होते हैं ऐसे, बट अंदर से बाई कॉनकेव, इधर से भी ऐसे और पीछे से भी ऐसे होते हैं। आई थिंक आप समझ गए हैं। तो इसीलिए लिखा है कि सर्कुलर भी होते हैं लेकिन बाई कॉनकेव होते हैं। उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी अदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, और जैसे कि ईआर है, ये कुछ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका पूरा स्पेस जो है हीमोग्लोबिन ने एक्वायर कर लिया है। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, और ऑक्सीजन को पहुंचाता है हमारा हीमोग्लोबिन, तो ये होता है आरबीसी के अंदर। तो सारा स्पेस जो है ये एक्वायर कर लेता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HB, और इनका कलर जो है रेड होता है क्योंकि इनके पास HB है। लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन तक, मतलब एक आरबीसी का जो सेल है डिवाइड तो करता नहीं है आगे, लेकिन एक सेल जो है 120 दिन तक सर्वाइव करता है। डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, और जाकर के फिर ये कहाँ मरते हैं, जब आरबीसी की डेथ होने वाली होती है तो जो स्प्लीन हमारा एक ऑर्गन है वहां जाकर के उनकी डेथ हो जाती है। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना गैसेस को, बिल्कुल मेन फंक्शन ये है इसका कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का काम है, क्योंकि उसके पास HB है, और इसी वजह से उसका रंग भी लाल है क्योंकि उसके पास HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ कि HB जो होता है 2 पार्ट से मिलकर के बना है, नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं ग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हीम ग्रुप बोलते हैं, जिसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं, जिसमें आयरन 2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, जो कि आरबीसी के पास होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और हमारे 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम HB होना चाहिए यदि हम हेल्दी हैं। 12 से 16 ग्राम HB होता है हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में। चलिए, तो हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, और ये व्हाइट कलर के होते हैं क्योंकि इनके पास HB नहीं है। आरबीसी रेड कलर का है क्योंकि उसके पास HB होता है, इनके पास नहीं होता, तो ये कलरलेस यानी व्हाइट होते हैं। नंबर कितना होगा, यदि देखा जाए 100 ml ऑफ ब्लड में तो इनका नंबर होता है 6000 से 8000 मिलेंगे। ये फॉर्मेशन कहाँ होगी, बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होगी। कलरलेस होते हैं क्योंकि HB एब्सेंट है, और इनके पास न्यूक्लियस होता है। ये भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब लंबे समय तक नहीं सर्वाइव करते हैं, जल्दी ही इनकी भी डेथ हो जाती है। अब इनको जो है डब्ल्यूबीसी को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रेनुलोसाइट और सेकंड होता है ए ग्रेनुलोसाइट। नाम से इंडिकेशन है, ये जो होंगे ये ऐसे सेल हैं जिनमें हमें छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, और ये ऐसे सेल हैं जिनमें या तो होते ही नहीं है ग्रेन्यूल्स, और होते हैं तो बहुत ही छोटे हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। ये फर्दर जो है 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, और बेसोफिल्स। जो ये हैं ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं और इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। अच्छा, इनके नाम क्यों दिए गए हैं, इनके नाम आए हैं कि हम उनको जैसे ही डाई करते हैं, मतलब स्टेन देते हैं, तो उनका कलर किस वजह से आता है।
तो जो बेसोफिल्स होते हैं, जब हम बेसिक डाई देते हैं तो इनको कलर, मतलब ये स्टेन हो जाते हैं, इनको कलर, ये कलर्ड हो जाते हैं, तो इनको बेसोफिल्स बोलते हैं। जब हम एक एसिडिक डाई देते हैं तो ये कलर्ड होते हैं, तो इनको एसिडोफिल्स बोल देते हैं। जब हम एक न्यूट्रोफिल डाई देते हैं तो ये कलर्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो ग्रेनुलोसाइट है वो तीन देखे हमने, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनमें क्या डिफरेंस है? नंबर की बात करें तो ये 60 से 65% होते हैं और ये 2 से 3% होते हैं, जबकि ये 0.5 से 1% होते हैं। ठीक है, मतलब हमने देखा है कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना नंबर होगा इनका? 6000 से 8000। अब 6000 से 8000 में भी 60 से 65% क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 2 to 3% इसेनोफिल्स होते हैं और 0.5 to 1% बेसोफिल्स होते हैं। ये करते क्या है? इन सभी की जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होती है। इनका जो अपीयरेंस है, यानी वो कैसे दिखाई देते हैं, तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई होती है और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स है जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को हम कहते हैं PMNL, यानी पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मतलब ऐसे ल्यूकोसाइट जिनका जो न्यूक्लियाई है उसकी कई सारी फॉर्म है, कई सारा मॉर्फोलॉजी है। फंक्शन क्या होता है? ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल्स ही आते हैं और आकर के उस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। इसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय देम, दिस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद जो इसेनोफिल्स है, देखो ये क्या करते हैं, ये भी बोन मैरो में ही फॉर्म होते हैं और इनकी जो न्यूक्लियाई है वो हेड फोन शेप्ड होती है और इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द पैरासिटिक इन्फेक्शन, हेलमिंथिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग द एलर्जी। जब हमें एलर्जी होती है या फिर कोई हेलमिंथिस आकर के इन्फेक्ट करता है तो इनका नंबर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि वे वहां पर डिफेंस में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूस हिस्टामिनोडेज, जो कि एंटी हिस्टामिन है। मतलब जब एलर्जी हमें होती है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हिस्टामिन। तो जब एलर्जी होती है तो अगर उसके सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए इसेनोफिल्स आते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं एंटी हिस्टामिन, ताकि एलर्जी के जो सिम्टम है वो थोड़े कम हो सके। जो बेसोफिल्स है ये 0.5 से 1% होते हैं, बोन मैरो में फॉर्म होते हैं और उनका जो न्यूक्लियाई है वो एस शेप्ड होता है। ये क्या करते हैं? डू इन्फ्लामेशन एंड प्रोड्यूस हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। ये फॉर्म करते हैं बेसोफिल्स। ये तीनों कंपाउंड, इनका काम क्या है अभी आपको बता देती हूँ। इन्फ्लामेशन, देखो लिखा है ना कि ये क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन करवाते हैं। तो क्या होता है इन्फ्लामेशन? इन्वॉल्व द रेडनेस एंड स्वेलिंग। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, साथ साथ वो रेडनेस हो जाता है। इसी को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं और ये भी एक तरीका होता है डिफेंस का ही। जैसे आपको चोट लगती है तो वहां पर ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से वो हमें रेड रेड दिखाई देता है। अगर वहां ज्यादा ब्लड होगा तो वहां पर WBC भी ज्यादा होंगे और ये WBC किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? ये हमारे डिफेंस में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर देखो यहाँ चोट लगी है तो हो सकता है कि आसपास जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए। तो जरूरी है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा WBC प्रेजेंट हो, ताकि आसपास जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, वो हमारी बॉडी में ना जा सके। ठीक है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो बेसोफिल्स डू इन्फ्लामेशन बाय सिक्रेटिंग, और ये जो बेसोफिल्स होते हैं ये इन्फ्लामेशन करवाते हैं तीन चीजों को सिक्रेट करके। एक होता है हिस्टामिन, एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है हेपरिन। जो हिस्टामिन है ये क्या कराएगा? वैसो डायलेटर होता है, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स होता है उनको डायलेट कर देता है, उनको चौड़ा कर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड उनके पास जा सके। फिर आता है सेरोटोनिन, यानी कि देखो हुआ क्या है कि जैसे मुझे चोट लगी है यहाँ पर, तो यहाँ ब्लड जो है ज्यादा होना चाहिए ताकि बेसोफिल्स ज्यादा हो सके, WBC ज्यादा हो सके। तो आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट कर दिया जाता है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है खून है आ सके। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज ओवर हो जाती है, ज्यादा अगर डायलेट हो गई है ब्लड वेसल्स, तो अब बारी है कि उनको फिर से नैरो कर दिया जाए।
तो वहां से क्रिएट किया जाता है सेरोटोनिन, जो आकर के फिर से ब्लड वेसल्स को नॉर्मल कर देता है। ऐसे आता है हेपरिन, जो क्या है, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है। मतलब अगर वहां कोएगुलेशन हुआ भी है, ब्लड क्लोटिंग हुई भी है, तो एक समय के बाद वो ब्लड क्लोटिंग को हटा दिया जाता है, उसके लिए भी वहां पर हेपरिन होता है। ठीक है, तो जो बेसोफिल्स होते हैं वो मास्ट सेल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जो काम बेसोफिल ने सेल के अंदर, ब्लड के अंदर किया है इन सबको रिलीज करके, ऐसे ही जो मास्ट सेल होते हैं ये सब चीजें रिलीज करते हैं हमारे टिश्यू के अंदर। इसीलिए बेसोफिल्स को मास्ट सेल भी हम कह सकते हैं, या फिर मास्ट सेल को बेसोफिल सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम लगभग सेम है, बस लोकेशन अलग हो गई है। बेसोफिल्स ब्लड में होते हैं, जबकि मास्ट सेल हमारे टिश्यूज में होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे बारी है ए ग्रेनुलोसाइट की, जिसमें हमने दो टाइप देखे हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट देखिए नंबर कितना होता है, 6 से 8% होते हैं, जबकि लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। अगेन इनकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में हो रखी है। यहाँ पर बात करें वो कैसे दिखाई देते हैं, तो जो मोनोसाइट होते हैं ये लार्जेस्ट WBC है। मतलब जितने भी हमने पढ़े हैं WBC ल्यूकोसाइट, उनमें सबसे बड़े साइज में जो है मोनोसाइट होते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो किडनी या फिर बीन या फिर यू शेप्ड होता है, और ये भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब जब इन्फेक्शन होता है तो जो काम न्यूट्रोफिल ने किया था वो सेम काम ये भी करते हैं मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये ऐसे राउंड होते हैं, उनकी न्यूक्लियाई भी राउंड होती है, और ये हमें प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। इसके अंदर आ जाते हैं बी सेल है, टी सेल है, जो आगे जाकर के एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो सब लिम्फोसाइट में आएगा। ओके, तो हमने बात कर ली है अगेन WBC के बारे में। अब बारी है ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो देखिए RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये सेल नहीं होते हैं, ये सेल का फ्रेगमेंट होता है। जैसे देखो उनका नंबर कितना है, 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड, एंड फॉर्मेशन इनकी भी कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। जो स्टेम सेल है वहां से बनते हैं मेगा कैरियोसाइट, जो अभी हम देख के भी आए हैं। इनका होता है फ्रेगमेंटेशन, तब बनते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम सेल का फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। जैसे देखो ये क्या है, ये है मेगा कैरियोसाइट। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, एक ऐसा सेल, कैरियोट का मतलब, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मेगा का मतलब होता है बड़ा, साइट का मतलब होता है सेल। ऐसा सेल जिसके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जैसे देखो ये है मेगा कैरियोसाइट। अब ये क्या करता है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरीके से फ्रेगमेंट बन जाते हैं, जिनमें क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। इसीलिए इनका नाम थ्रोम्बोसाइट पड़ जाता है। ये जो बने हैं सेल के फ्रेगमेंट, ये टूट टूट के ऐसे बनते हैं, और इनके अंदर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये सेम फैक्टर ब्लड क्लोटिंग के लिए हमने देखे हैं, प्लाज्मा के अंदर भी होते हैं, कुछ फैक्टर यहाँ प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ये भी कैसे है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि देखो ये कैसे बने हैं, ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये नहीं आया है, फ्रेगमेंट जो बने हैं टूट टूट करके उनमें न्यूक्लियस नहीं आया है, तो ये भी क्या है, विदाउट न्यूक्लियस होती है। इनका जो शेप है इरेगुलर होता है, क्योंकि फ्रेगमेंट टूट रहे हैं, किसी भी शेप में वो ब्रेक होकर के बन जाते हैं। तो इनकी जो शेप होती है लगभग देखा जाता है ओवल है या राउंड है, बट इरेगुलर शेप होती है। इनका लाइफ स्पैन कितना है, 1 वीक, केवल 1 हफ्ते तक रहते हैं, और फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग का। आपने सुना भी होगा जब कभी भी फीवर होता है तो उसमें जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती है। डॉक्टर इस चीज पर बहुत ध्यान देते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये हेल्प कर रही है ब्लड क्लोटिंग में। अगर किसी वजह से ये कम हो जाती है बॉडी में, और बाय चांस कोई कट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इतना ब्लीडिंग होगा, खून निकलता ही रहेगा, और अल्टीमेटली उस बंदे की डेथ हो सकती है। क्योंकि अगर लगातार ब्लड निकलता ही रहेगा तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, और आपको पता है कि ब्लड सबसे महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए, हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर खून ही नहीं होगा बॉडी में तो काम भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से उस बंदे की डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी फीवर में ऐसा ये कम होती हैं तो उनका नंबर ठीक होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर कट लग जाए कहीं बॉडी में तो क्लोटिंग नहीं होगा, सारा खून बह जाएगा। ठीक है, तो ये होती है ब्लड क्लोटिंग जो हेल्प करती, ये होती है ब्लड प्लेटलेट्स जो हेल्प करती हैं ब्लड की क्लोटिंग में। ओके,
ओके, तो देखिए हमने पढ़ लिया है सब ब्लड के बारे में और ब्लड के कंपोनेंट के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने पढ़ा है इस टॉपिक के बारे में, ब्लड के बारे में, प्लाज्मा क्या होता है हमने बिल्कुल डिटेल में देख लिया है। ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें ब्लड सेल में आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये सब हमने आज की वीडियो में देख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।